इसमें हम बात करने वाले हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। पूरा कॉन्सेप्ट इसका अच्छे से सीखने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 बना कहाँ से। सबसे पहले तो उसकी बात करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 जो कि है वो हमारा इंडिया में जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उससे रिलेटेड गवर्न करता है। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं इंडिया के अंदर तो उससे रिलेटेड जो हमारा लॉ बनता है वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बनता है। ये एक्ट जो है वो ब्रिटिश इंडिया ने पास किया, और ये उस समय ये जितने भी एक्ट है प्रिंसिपल्स इंग्लिश कॉमन लॉ के द्वारा बने गए। तो एक दिस एक्ट इज अप्लाई एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया। सारे इंडिया में अप्लाई होता है, जम्मू कश्मीर में भी होता है। और ये एक्ट जो आया था वो 1 सितंबर 1872 से लागू हुआ था पूरे कंट्री के अंदर, और सभी कॉन्ट्रैक्ट्स पे ये इंडिया के अंदर लागू होते हैं। ये है हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। अब हम आगे बढ़ते हैं कि ये इसके अंदर कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है, उसको हम समझने वाले हैं बहुत अच्छे से कि क्या क्या इंपॉर्टेंट डेफिनेशन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर जो कि पूरे इस एक्ट में काम आने वाली है। सबसे पहली है प्रपोजल। सेक्शन 2 सब सेक्शन ए में बता रखा है पहले प्रपोजल का क्या मीनिंग। प्रपोजल का मतलब व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस टू डू or to abstain from doing anything with a view to obtaining the assent of that other। मतलब क्या, मतलब ये कि आपका एक पर्सन जब किसी को बताता है कि मैं आपके लिए ये करना चाहता हूँ, विलिंगनेस बताता है कि मैं आपके लिए ये करना चाहता हूँ, या एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग यानी कि मैं कुछ भी नहीं करना चाहता हूँ आपके लिए, ये भी बता रहा है। विद अ व्यू, किसके लिए क्यों बता रहा है, ताकि हम उसकी सामने वाले की कोई एसेंट ले सके। एसेंट का मतलब उसका व्यू पॉइंट ले सके कि वो मेरी बात को मान रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। टू सच एक्ट और एब्सटीनेंस ही सी सेड टू मेक अ प्रपोजल। जैसे कि ए ने बी को ये कहा कि मैं आपको 5 लाख के गुड्स सप्लाई करूंगा। ये क्या है, विलिंगनेस टू डू। तो ये क्या है, ये प्रपोजल उन्होंने पेश कर दिया। अब बी एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा, ये इसके लिए किया है। अगर ये प्रपोजल देने का मतलब ये है कि सामने वाला, कि हम व्यू पॉइंट जा सके कि बी इसको एक्सेप्ट करेगा तो करेगा ये ए, फिर इसको सप्लाई नहीं करेगा तो नहीं करेगा। और अगर एक और एग्जांपल है, जैसे कि ए ने बी को कहा कि हम आपको ये डील या ये ऑफर नहीं देंगे, या मान लेते हैं ये 5 लाख के ही गुड्स हम आपको सप्लाई नहीं करेंगे, ये वाला सामान नहीं करेंगे, 5 लाख का ये वाला जो सामान है 500 क्वांटिटी का, ये आपको सप्लाई नहीं करेंगे। तो आप क्या कहना चाहते हो इसके बारे में। तो ये बी को कह रहा है ना, इसको इसको भी प्रपोजल बोलेंगे कि जो चीज नहीं करेंगे वो भी प्रपोजल है, जो करेंगे वो भी प्रपोजल है। फिर सामने वाला एक्सेप्टेंस करेगा तो उसको क्या बोलेंगे, सेक्शन 2 भी बता रखा है कि जब हमने प्रपोजल किसी को पेश किया और सामने वाले ने उसको एक्सेप्ट कर लिया तो एक्सेप्टेंस बोलते हैं। तो प्रपोजल जब एक्सेप्ट हो जाता है तो बन जाता है प्रॉमिस। प्रॉमिस बन जाता है, उसको पूरा करना पड़ेगा। जिस पर्सन ने प्रपोजल पेश किया था उसको बोलते हैं प्रोमिसर, और जो पर्सन एक्सेप्ट कर लेता है उसको प्रोमिसी बोलते हैं। तो प्रोमिसर ने प्रपोजल पेश किया था, अब वो प्रपोजल एक्सेप्ट हो गया तो उसको प्रॉमिस पूरा करना पड़ेगा। फिर एग्रीमेंट। एग्रीमेंट सेक्शन 2 ई में बता रखा है। एग्रीमेंट का मतलब क्या है, वही चीज कि जब आपका वो प्रॉमिस हो गया, ये जितने भी प्रोमिस होते हैं उसके अंदर जब कंसिडरेशन फॉर्म हो जाती है कि दोनों पार्टी को कुछ ना कुछ करना पड़ता है एक दूसरे के लिए, वो एग्रीमेंट होता है। एग्रीमेंट का मतलब वही चीज, ऑफर। ऑफर का मतलब प्रपोजल। प्रपोजल जब एक्सेप्ट हो गया वो एग्रीमेंट बन जाता है, उसी का एग्रीमेंट बोलते हैं। जब प्रपोजल एक्सेप्ट हो गया दैट इज एग्रीमेंट। ठीक है। तो जैसे कि आपका बेसिकली ए ने बी को सामान कहा कि मैं आपको 5 लाख का गुड्स सप्लाई करूंगा, अब वो बी ने एक्सेप्ट कर लिया तो ये प्रॉमिस बन गया। तो ये ए के लिए कंसीडरेशन क्या है कि 5 लाख का गुड्स सप्लाई करना, और बी के लिए कंसीडरेशन क्या है, उसका पैसा देना। ठीक है ना, ये कंसीडरेशन बी के लिए। 5 लाख का गुड्स सप्लाई करेगा तो बी को पैसा देना भी तो है। तो ये बी अगर पैसा नहीं देगा तो ए कह सकता है कि भाई आपके हमारे बीच में अब एग्रीमेंट हो गया था। एग्रीमेंट जब हो गया इसका मतलब सामने वाली पार्टी ने, एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है रिटर्न भी हो सकता है, लेकिन रिटर्न एग्रीमेंट ज्यादा वैलिड होता है क्योंकि उसमें आप सबूत मिल जाता है कि हाँ भाई बी ने कहा था कि मैं सामान पक्का दूंगा, ए ने कहा था सामान पक्का दूंगा और बी ने कहा था मैं पैसा दे दूंगा।
तो दूसरी पार्टी के लिए और एक दूसरी पार्टी के लिए क्या है, ये भी एक प्रॉमिस है, ए के लिए भी प्रॉमिस है। ए को तो 5 लाख गुड सप्लाई करना है, नहीं करेगा तो बी कहेगा कि क्यों नहीं करा, एग्रीमेंट कर रखा है हमने तो। रिटर्न हो सकता है, ओरल हो सकता है। और बी ने अगर पैसा नहीं दिया तो वो भी कहेगा कि देखो ये तो प्रॉमिस था हमारा। तो इसीलिए ये एग्रीमेंट बन जाता है। तो कोई भी प्रॉमिस एग्रीमेंट होता है जब दोनों पार्टी आपस में कॉन्सिडरेशन फॉर्म हो जाती है कि तो इस पार्टी ने ये करना, उस पार्टी ने ये करना, तो उसी को एग्रीमेंट बोलते हैं। तो सारे प्रोमिस एग्रीमेंट हो जाते हैं, क्योंकि प्रॉमिस का मतलब ये है कि जब एक्सेप्ट कर लिया सामने वाले ने। लेकिन प्रॉमिस जब वो एग्रीमेंट कैसे बनता है, जब वो सामने वाली दोनों पार्टी के लिए कुछ ना कुछ कंसिडरेशन, कि ए ने भी कुछ सप्लाई करना है, बी ने भी दूसरी पार्टी को कुछ करना है, तो वो जब ऐसा चीज होती है वो उसको एग्रीमेंट बोलते हैं। वो रिटर्न भी हो सकता है, ओरल भी हो सकता है। और एग्रीमेंट हमारे एक ऐसा एग्रीमेंट भी होता है जिसका नाम है वॉइड एग्रीमेंट। सेक्शन 2G में बता रखा है। वॉइड एग्रीमेंट ऐसा क्या एग्रीमेंट होता है जिसमें एग्रीमेंट जो कि इनफोर्सिबल लॉ के द्वारा नहीं होता। मतलब जैसे कि आपका एक एग्रीमेंट कर दिया, मान लेते हैं कि ए ने बी को कहा कि हम आपको ड्रग्स सप्लाई करूंगा 5 लाख। अब ड्रग्स सप्लाई करोगे, ये इलीगल काम है। अब बी ने कहा कि ठीक है कर दो। अब इन दोनों के बीच में क्या हो गया, एग्रीमेंट। ठीक है वो कह रहा है कर दो। अब एग्रीमेंट बन गया। अब एग्रीमेंट बन गया तो दिक्कत ये है, इस एग्रीमेंट को अगर मान लेते हैं कि ए पूरा नहीं करता है, या बी ने कह दिया कि मैं पैसा नहीं देता, और ए कोर्ट में जाके केस कर रहा है। मान लेते हैं कि भाई बी ने पैसा नहीं दिया ए को, और ड्रग सप्लाई कर दिए, कोर्ट में केस पहुंच गया। कोर्ट वाला कहेगा कि भाई ये एग्रीमेंट ही वॉइड है। वॉइड का मतलब ये एग्रीमेंट ही इनवैलिड है, हम इसको नहीं मानते। हम मानते ही नहीं कि एग्रीमेंट आपके बीच में हुआ है, इनवैलिड माना जाएगा। मतलब मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा लॉ के अंदर। कानूनी रूप से ये एग्रीमेंट नहीं माना जाएगा, दैट इज वॉइड एग्रीमेंट। जब कानूनी रूप से हम मना कर देते हैं, लॉ उसको कह देता है कि हम इसको इन्फोर्स नहीं करेंगे आगे। इन्फोर्सिबल नहीं, इन्फोर्सिबल का मतलब हम इसमें अंदर कुछ भी प्रोसीडिंग नहीं करेंगे। प्रोसीडिंग का मतलब कार्रवाई या कुछ भी इसके अंदर हम इससे रिलेटेड केसेस कोर्ट में जाके आप नहीं कह सकते, क्योंकि ये एग्रीमेंट इलीगल है और ये वॉइड है। वॉइड एग्रीमेंट बहुत सारे होते हैं, जैसे कि आपका इलीगल हो गया, या फिर कोई माइनर के साथ आपने करा, या फिर कोई ऐसा बहुत सारे एग्रीमेंट जो कि कोई पर्सन है जो फॉल्ट कर रहा है, फ्रॉड फ्रॉड वाला एग्रीमेंट होता है, या मिस रिप्रेजेंटेशन कर दिया आपने, किसी को धोखा दिया, ये सब वॉइड एग्रीमेंट हो जाते हैं। लॉ उसको एक्सेप्ट नहीं करता। फिर आपका मेन डेफिनेशन आता है कॉन्ट्रैक्ट, जो सेक्शन 2H में बता रखा है। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब जब ये एग्रीमेंट कोई भी होता है वो लॉ के अंदर इनफोर्सिबल हो गया तो उसको कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। अब मान लो कि ये वाला जो एग्रीमेंट हुआ 5 लाख का गुड सप्लाई करने को, तो ये एग्रीमेंट अगर लॉ के अंदर एक्सेप्ट हो गया, कोर्ट में जाके लॉ ने कहा कि ठीक है रिटर्न एग्रीमेंट था आपका ये, तो हम इसको एक्सेप्ट करते हैं। ए ने अगर ए ने कोई वो डिफॉल्ट करा तो बी इसको केस कर देगा। और अगर बी केस कर रहा है, लॉ ने कह दिया कि हाँ हम आपको एक्सेप्ट करते केस, तो उसे कॉन्ट्रैक्ट बोल देगा, क्योंकि लॉ उसकी नजर में, लॉ की नजर में ये कॉन्ट्रैक्ट आ गया। तो लॉ की नजर में जब वो एक्सेप्ट हो जाता है कोई भी एग्रीमेंट, लॉ उसको कह देगा कि हाँ आप इसके ऊपर केस लड़ सकते हो, दैट इज कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनता है, जब एग्रीमेंट इनफोर्सिबिलिटी, एग्रीमेंट में इनफोर्सिबिलिटी आ जाती है, लॉ के अंदर एक्सेप्ट हो जाता है, लॉ के अंदर वैलिड एग्रीमेंट बन जाता है, तो वो फिर आपका कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। तो कॉन्ट्रैक्ट में खास बात यह है कि सामने वाला पार्टी किसी के ऊपर भी केस कर सकती है, कोर्ट में नजर आ जाती है। तो कोर्ट में तो ये आपका एक लीगल ऑब्लिगेशन बन जाता है। फिर जब इनफोर्सिबिलिटी होगी तो इसका मतलब लीगल ऑब्लिगेशन बन गया, तो सामने वाली पार्टी को पूरा करना पड़ेगा कानूनी रूप से। फिर एक और एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसका नाम है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। अब वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है, कि ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो कि इनफोर्सिबल लॉ के द्वारा तभी होगा एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर पार्टी देयर, बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ अदर ऑर्डर्स। क्या मतलब इसका, इसका मतलब ये है कि मान लो कि एक एग्रीमेंट है, ए ने बी को सामान सप्लाई किया, सामान सप्लाई करने का एग्रीमेंट किया, 5 लाख के गुड सप्लाई करने हैं, ठीक है। अब बी ने उसकी एसेट नहीं थी, बी ने एक्सेप्ट नहीं करा, मान लो बी ने एक्सेप्ट नहीं करा, ये एक्सेप्ट तो कर दिया लेकिन उसने बताया नहीं ए को, ठीक है। बी ने ए को बताया नहीं, बस एक्सेप्ट हो गया। अब वो गुड सप्लाई नहीं कर रहा है, ठीक है, और बी चाह रहा था कि गुड सप्लाई करे। अब बी ने कर दिया केस कोर्ट में। तो कोर्ट वाला कह रहा है कि देखो ऐसा है, ये कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल इनफोर्सेबल था,
मानते हैं, ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्ट। तो ये कोर्ट वाला जब कह देगा कि हाँ यार ये कॉन्ट्रैक्ट जो है ये इनवैलिड है। अब देखो, इनवैलिड कैसे मतलब है, मेरी बात ध्यान समझ, पहली बात तो आपको ये चीज समझ में नहीं आ रही होगी कि भाई अगर एक बंदे ने एसेट नहीं दी, एक बंदे ने एक्सेप्ट ही नहीं किया, तो वो तो एग्रीमेंट ही नहीं बना। तो एग्रीमेंट नहीं बना तो कॉन्ट्रैक्ट कैसे बन गया? तो यही तो खास बात है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट की, कि ये इनफोर्सिबल लॉ के द्वारा होता है किसी एक पार्टी से। मतलब मान लेते हैं कि ए पर्सन है, वो 5 लाख के गुड सप्लाई करना चाहता है, बट बी जो है वो माइनर है। माइनर का मतलब उसकी एज 18 साल से कम। तो बेसिकली उसने एग्रीमेंट एग्रीमेंट बेसिकली नहीं हुआ, लेकिन एक कॉन्ट्रैक्ट बन गया। मतलब बेसिकली वो एग्रीमेंट हो गया, भले ही सामने वाली पार्टी ने उसको एक्सेप्ट किया या नहीं किया। माइनर से एक्सेप्ट करवाने से जरूरी नहीं होता, तो वो एग्रीमेंट बन जाता है बिना किसी एक्सेप्टेंस के। तो वो बेसिकली लॉ के अंदर जब वो ऐसा एग्रीमेंट इनफोर्सिबल बन जाता है किसी एक पार्टी से, क्योंकि एक पार्टी ने ही सिर्फ एक्सेप्ट किया है, एक पार्टी, दूसरी पार्टी तो एक्सेप्ट नहीं कर रही, दूसरी पार्टी कंसेंट ही नहीं दे रहे। तो बेसिकली वो फिर ऐसे एग्रीमेंट को वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। वॉइडेबल क्यों बोल रहे हैं? कि ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड बन सकता है। वॉइड ऊपर मतलब क्या था वॉइड का ऊपर? इनवैलिड। मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट कभी भी इनवैलिड भी मान सकती है कोर्ट। कब? जैसे कि कोई किसी ने फ्रॉड कर दिया, सामने वाली पार्टी ने किसी के साथ, और या फिर कोई मिस रिप्रेजेंटेशन कर दिया, कि यानी कि झूठ बोल दिया, कोई बताना कुछ और, मतलब बात किसी और चीज की हुई थी, कर कुछ और रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे ही अगर कोई मेंटल इनकॉम्पिटेंस होगी, यानी कि कोई कोर्ट, मतलब कोई कॉन्ट्रैक्ट में आ ही नहीं पा रहा है, कोई दिमागी फॉल्ट है, ऐसे कई सारे रीजन की वजह से कोर्ट उसको इनवैलिड मान सकता है। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं, यानी कि वो इनफोर्सेबल होता है किसी एक पार्टी के थ्रू। दूसरी पार्टी अपनी कंसेंट दे या ना दे कोई बात नहीं, लेकिन जब किसी एक पार्टी के थ्रू वो इनफोर्सेबल होता है, दैट इज वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। देखो, यहां पर आपको ध्यान समझने वाली बात है कि आप कहोगे कि ये एग्रीमेंट ही नहीं बना। बिल्कुल सही बात है। बेसिकली ये एग्रीमेंट जानबूझ के बनवा लिया जाता है किसी एक पार्टी के थ्रू। वही कह रहे हैं, इनफोर्सिबल कर दिया जाता है ये कॉन्ट्रैक्ट किसी एक पार्टी के थ्रू। मतलब एक पार्टी ने जानबूझ के सामने वाली से एक्सेप्टेंस नहीं ली, लेकिन झूठी एक्सेप्टेंस दिलवा दी। झूठी एक्सेप्टेंस दे के वो कॉन्ट्रैक्ट में उसको ला दिया गया, और ये कह दिया गया देखो ये एग्रीमेंट हो गया, हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो गया है। और बाद में पता चला कि ये तो कॉन्ट्रैक्ट था ही नहीं। तो ये अगर बी अगर कोर्ट में जाके केस कर देता है, तो वो फिर वॉइड मान लिया जाएगा। यानी कि पहले देखो, वॉइडेबल वॉइडेबल क्यों कह रहे हैं? एक पार्टी ने उसको इन्फोर्सेबल लॉ के द्वारा कह दिया, लेकिन जब सामने वाली पार्टी, दूसरी पार्टी जब कहेगी कि तो गलत बात है, मैंने कोई एक्सेप्टेंस दी नहीं, तो वो कोर्ट में केस करके इसको वॉइड करवा सकती है। इन रीजन की वजह से इसी को वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। तो वो वॉइड भी हो सकता है, इसलिए वॉइडेबल बोल रहे हैं। अगर अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सारे एग्रीमेंट क्या कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं? नहीं, एवरी एग्रीमेंट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन सारे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकते, क्योंकि सभी एग्रीमेंट में जरूरी नहीं कि सिर्फ इनफोर्सिबिलिटी हो। हाँ, एग्रीमेंट टू बिकम अ कॉन्ट्रैक्ट मस्ट गिव टू रीजन लीगल ऑब्लिगेशन। अगर वो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट तभी बनेगा जब वो लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट होगी। क्योंकि एग्रीमेंट सोशल ऑब्लिगेशन का भी होता है, लीगल ऑब्लिगेशन। सोशल ऑब्लिगेशन आती है, जैसे कि आपका एग्रीमेंट हुआ कि सोशल ऑब्लिगेशन का मतलब वो बेसिकली जैसे कि आपको सिनेमा जाना है, दो पार्टी के बीच में एग्रीमेंट हुआ, सिनेमा जाना है, डिनर के लिए जाना है, तो ये सोशल नेचर का है। ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में कवर नहीं होता। सोसाइटी से ये सोशल नेचर का है। बेसिकली इसमें क्या है कि कुछ भी ऐसा नहीं करना कि कोई जरूरी है ये काम करना, लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है ना आपके ऊपर, सिनेमा जाना ही जाना है। डोमेस्टिक एग्रीमेंट हो सकते हैं, हस्बैंड वाइफ के बीच में हो गए कॉन्ट्रैक्ट। तो ये ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो है, ऐसे एग्रीमेंट्स इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कवर नहीं होते। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कवर कौन से होती है? जो एक्चुअल में इन्फोर्सेबल लॉ के द्वारा होता है, यानी कि लीगल ऑब्लिगेशन आती है। तो एग्रीमेंट गिविंग राइट टू लीगल ऑब्लिगेशन इज अ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। लीगल ऑब्लिगेशन का इनफोर्सिबिलिटी जो हमने समझा था, एग्रीमेंट प्लस इनफोर्सिबिलिटी, तो वो एग्रीमेंट ही कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं। तो इसलिए सारे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते। एग्रीमेंट तभी कॉन्ट्रैक्ट होता है जब वो लीगल ऑब्लिगेशन आती है। एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट में डिफरेंस यही है कि मीनिंग क्या है। सबसे पहले कोई जब प्रपोजल एक्सेप्ट कर दिया जाता है तो उसे एग्रीमेंट बोलते हैं विद रिक्विजिट कंसिडरेशन। जब वो प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया जाता है कि कंसिडरेशन दोनों की डिफाइन हो जाती है कि आपको ये करना है, आपको वो करना है, एग्रीमेंट बन गया। और एग्रीमेंट जब इन्फोर्सेबल हो जाता है लोगों के द्वारा, तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन गया। एलिमेंट्स क्या है एग्रीमेंट का? ऑफर,
पहले कोई पार्टी ऑफर देगी फिर एक्सेप्टेंस होगा। इसमें एग्रीमेंट और इन्फोर्सिबिलिटी होनी चाहिए। ये सेक्शन 2E में डिफाइन है, ये सेक्शन 2H में डिफाइन। ये राइटिंग में एक एग्रीमेंट होना चाहिए, जरूरी नहीं, ओरल भी हो सकता है। जैसे कि सिनेमा जाना है, आपने ओरल एग्रीमेंट कर दिया, बट ये जरूरी है कि कोर्ट एक्सेप्ट नहीं करता, रिटर्न होना चाहिए, रजिस्टर्ड होना चाहिए, स्टैंप ड्यूटी लग सकती है उसके अंदर, बिल्कुल रिटर्न प्रॉपर फॉर्मेट में होना चाहिए, तभी कोर्ट एक्सेप्ट करेगा। लीगल ऑब्लिगेशन किसमें क्रिएट होती है? एग्रीमेंट में जरूरी नहीं है क्रिएट हो, इसमें जरूरी है, इसमें होती है। एग्रीमेंट नीड नॉट टू बी ए कॉन्ट्रैक्ट। एग्रीमेंट बनाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट होना जरूरी नहीं है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए एग्रीमेंट करना पहले जरूरी है, क्योंकि तभी एग्रीमेंट से ही तो कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो एग्रीमेंट बनाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट जरूरी नहीं है, बट कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए एग्रीमेंट जरूरी है। तो इसलिए सारे कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होते हैं, बिकॉज हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट तभी बनता है जब एग्रीमेंट होगा सामने वाले। स्कोप इसका फिर वाइडर, इसका वाइड हो जाएगा एग्रीमेंट में, बिकॉज ये सोशल ऑब्लिगेशन वाले व्यक्ति, लीगल भी, ये नैरो हो जाएगा। सो आई होप ये सब चीज आपको समझ में आई होगी। बहुत आज की वीडियो के लिए इतना ही, मैं उम्मीद करता हूँ अच्छे समझ में आया। तो और बाकी वीडियो देखने के लिए कमेंट करिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में।